हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे यानी उदारीकरण। 1991 में जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई और उसमें इन्होंने जितने भी फैसले अब तक लिए थे उनसे बिल्कुल यू टर्न लेते हुए नई नीतियां लाई। ऐसे हालात ऐसे सिचुएशन बने थे कि अब पुरानी पॉलिसीज़ के साथ आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम लोग पॉपुलरली जानते हैं एलपीजी से, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण से। आज का हमारा टॉपिक उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में हम अननेसेसरी जो कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी अवरोध हैं, जो भी नियंत्रण है जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो सरकारी नियंत्रण जिसकी आवश्यकता नहीं है, जब उससे उस बंधन से इकोनॉमी को मुक्त किया जाता है उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटाने की जो प्रोसेस है उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये लाइसेंस कोटा परमिट राज का अंत, ये क्या टर्म है। पहले 1991 से पहले अगर किसी को नई कंपनी खोलनी है, नया फॉर्म डालना है, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनसे। उसके बाद आपको अगर रॉ मटेरियल्स खरीदना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, अगेन एक रिटन ऑब्लिगेशन। उसके बाद कोटा आप कितना प्रोड्यूस करोगे वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो डिसाइड करते थे। यानी ब्रिटिश राज के बाद लाइसेंस कोटा परमिट राज आ गया, जिसके चलते बहुत इनएफिशिएंसी बढ़ी, प्रोसेस बहुत लंबा हो गया जो प्रोसीजर था परमिशन लेने का, और इसी से रेट टेपिज्म को बहुत बढ़ावा मिला, यानी लाल फीताशाही बढ़ी। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत जितने भी सुधार किए गए उसे हम चार मेन टॉपिक्स में बांटते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स या औद्योगिक क्षेत्र के सुधार। इसमें सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो था डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व करके रखा था। ठीक है, पहले ऐसे 17 इंडस्ट्रीज थे जिसको गवर्नमेंट ने अपने लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व करके रखा था। बाद में ये घटकर 8 हो गया 1991 तक, और फिलहाल दो है, रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी। यही दो सेक्टर है जो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है। दूसरा जो इसमें रिफॉर्म्स आता है वो है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिनको खोलने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता था, लाइसेंस लेना होता था। ठीक है, अब मात्र 6 ऐसे उद्योग बचे हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है, जिसमें ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, अल्कोहल, लिकर, सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये सारे आते हैं। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले कोटा सिस्टम था, तो फर्म्स कितना प्रोड्यूस करेगी वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, यानी मार्केट में डिमांड होते हुए आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, यानी डिमांड के हिसाब से कंपनी बिना परमिशन से प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। दूसरा जो मेजर रिफॉर्म्स इसके अंडर में आता है लिबरलाइजेशन के अंडर में वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स या वित्तीय क्षेत्र की सुधारें। उसमें सबसे पहला जो है वो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स है। देखिए, आरबीआई का जो रोल था ना 1991 से पहले, वो रेगुलेटर के तौर पर ज़्यादा था। 1991 के बाद जो आरबीआई का एटीट्यूड है वो काफ़ी चेंज हुआ और वो फैसिलिटेटर के तौर पर डेवलप हुआ। पहले जो भी इंटरेस्ट रेट थे, जो ब्याज दर लेना है बैंक को, चार्ज करना है या जो ग्राहकों को देना है सेविंग्स पे, वो आरबीआई रेगुलेट करती थी। बाद में 1991 के बाद उसको बिल्कुल उनके बैंक्स की मर्जी पे छोड़ा गया कि वो डिसाइड करे कि क्या होगा, यानी ज़्यादा फ्रीडम जो है बैंक्स को दिया गया। दूसरा था एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स।
हम जानते हैं कि 1969 और 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, और जो भी उस समय प्राइवेट बैंक्स थे उनको सरकारी बैंक बना दिया गया था। 1991 में ये डिसाइड किया गया कि नए बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनको भी लाइसेंस दिया जाएगा, वो भी आएंगे मार्केट में। तीसरा है CRR एंड SLR रिड्यूस्ड। ऐसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन रिकॉल करते हुए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। CRR कैश रिजर्व रेशियो, जिसको नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं, वो टोटल जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के, उसका मिनिमम परसेंटेज जो हर एक कमर्शियल बैंक को RBI के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है। इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ total deposits that every commercial bank has to keep with RBI in the form of cash. दूसरा है SLR यानी स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं हिंदी में। ये क्या है? इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ इट्ससेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज। यानी अपनी कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत जो हर एक वाणिज्यिक बैंक को अपने पास नगद में या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में या सोने के रूप में रखनी होती है। ये जो है पहले बहुत ज़्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट मतलब RBI ने इतना CRSL रखा था कि बैंक अपना 40% के करीब जो डिपॉजिट है वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाता था लेंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। उसको कम कर दिया गया और जो रिसोर्सेज हैं वो बैंक के फ्री हुए। अब बैंक पहले से ज़्यादा लोन दे सकते थे। चौथा है प्रमोशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हैं शेयर मार्केट जो कहा जाता है, जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, उनको बढ़ावा दिया गया। कई जगह नए स्टॉक एक्सचेंजेस खुले और 1992 में जो है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, जो कि 1988 में बना था, 1992 में इसे स्टेटरी बॉडी बना दिया गया, उसे ज़्यादा स्वायत्त बना दिया गया, ज़्यादा उसे अधिकार दिए गए। तीसरा रिफॉर्म्स जो इसमें आता है लिबरलाइजेशन में, वो है फिस्कल रिफॉर्म्स या राजकोषीय सुधार। इसमें सबसे पहला जो स्टेप लिया गया, 1991 से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों बहुत ज़्यादा थे। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों की दरें बहुत ज़्यादा थी, और जो सरकार का फोकस था कि टैक्सेस ज़्यादा लेने हैं, यानी जो दे रहे हैं उन्हीं से ज़्यादा टैक्स लेना है, यानी टैक्स के बेस को नहीं बढ़ाना है। यानी नए लोगों को टैक्स के जाल में फंसाने से ज़्यादा जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनसे ज़्यादा वसूलना मेंटेलिटी था गवर्नमेंट का, जिसको चेंज किया गया और ये प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए और टैक्स रेट्स को कम किया जाए, जिससे कि ऑनेस्टी बनी रहे और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों का बना रहे। बहुत ज़्यादा टैक्स देने पर लोगों की आगे बढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। दूसरा सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। बहुत जटिल प्रोसीजर था टैक्स भरने का भी, और टैक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको बहुत सिंप्लीफाई किया गया 1991 के बाद में। नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स आता है, फोर्थ और लास्ट जो लिबरलाइजेशन के अंडर में रिफॉर्म्स आता है, वो है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी जो बाहरी क्षेत्र के सुधारे हैं। यानी बाहरी क्षेत्र का मतलब यहाँ पर हम ग्लोबल टर्म की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा अगर ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में हो रहे हैं, तो यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह हो रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज में आपका करेंसी कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, यानी कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी नहीं है इंडिया में। FDI एंड FII अलाउड। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये क्या होता है? जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में निवेश करेगी और उससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो वैसे निवेश को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। एक और निवेश होता है जो यहाँ लिखा है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट,
विदेशी संस्थागत निवेश या इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा निवेश है जिससे उत्पादन में कोई बदलाव नहीं आती है, रोजगार में भी कोई बदलाव नहीं आती है। बस क्या प्रभाव पड़ता है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, यानी कोई विदेशी कंपनी हमारे देश की किसी कंपनी का शेयर खरीद लेती है, हिस्सेदारी खरीद लेती है, तो ये जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हुआ, यानी मालिकाना हक का हस्तांतरण हुआ। इसमें कोई रियल फैक्टर्स में चेंजेस नहीं आए, ना कि प्रोडक्शन बढ़ा, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो ऐसे निवेश को एफआईआई कहते हैं। तो पहले एफडीआई और एफआईआई मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में अलाउड नहीं थे या बहुत कम लिमिट था। अब जो है इससे 1991 में भी बढ़ाया गया, उसके बाद भी लगातार एफडीआई और एफआईआई लिमिट को बढ़ाते जा रहा है गवर्नमेंट। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। पहले 1991 से पहले कितना क्वांटिटी आएगा किसी पर्टिकुलर गुड का आयात के तौर पर, वो सरकार निर्धारित करती थी। यानी अगर घरेलू अर्थव्यवस्था को ज़्यादा आयात की आवश्यकता है, उसके बावजूद सरकार अलाउ नहीं करती थी, इसके चलते डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफ़र कर रही थी, तो वो लिमिट को हटा दिया गया। रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। टैरिफ का मतलब है कि जो भी आयात निर्यात में टैक्स लगाया जाता था, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको जो है बहुत कम कर दिया गया। किसी किसी प्रोडक्ट में तो ये 200% तक टैक्स था, तो उसे कम किया गया है, काफ़ी घटा दिया गया है। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड एक चलता है रेट्स, वैसा चल रहा है अभी, जिससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, चाहे वो आयात हो चाहे निर्यात हो। और अंत में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका मतलब है कि पहले विनिमय दर आप समझते हैं कि भारत की जो करेंसी है रुपी, उसका डॉलर के टर्म्स में क्या मूल्य है, या येन के या युआन के टर्म्स में क्या मूल्य है। ठीक है, विदेशी मुद्रा के टर्म्स में जो उसका मूल्य होता है, उसी को हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। पहले जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, यानी भारत सरकार निर्धारित करती थी कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा। लेकिन बाद में इसे फ्लेक्सिबल कर दिया गया। फ्लेक्सिबल का मतलब कि अब बाजार, यानी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर ऑटोमेटिकली ये डिसाइड होता है कि $1 का मूल्य कितना होगा। इसलिए आप आए दिन सुनते होंगे कि रुपया कमज़ोर हुआ, इतने पैसे गिरा। ये कैसे हो रहा है, ये मार्केट से हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी मुद्रा भंडार में अब मांग और पूर्ति जो विदेशी मुद्रा की हो रही है, उसके आधार पर विनिमय दर निर्धारित होता है। आरबीआई चाहे तो इंटरवेन कर सकती है, मगर डिसाइड नहीं कर सकती है कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।